नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के संवैधानिक ढांचे की एक बहुत ही जरूरी कड़ी की, संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए, ये टॉपिक सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। आपने ये शब्द जरूर सुना होगा, क्वाजी फेडरल या अर्धसंघीय। भारत के सिस्टम को अक्सर यही कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि हमारा ढांचा तो संघीय है, मतलब सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति का झुकाव सेंटर की तरफ थोड़ा ज्यादा है। और बस यही पावर बैलेंस सेंटर स्टेट संबंधों की पूरी कहानी तय करता है। इस पूरी बात को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम भारत के इस अर्धसंघीय ढांचे की नींव को समझेंगे। फिर शक्तियों के बंटवारे के 3 स्तंभों पर नजर डालेंगे। इसके बाद सेंटर और स्टेट्स के बीच सहयोग और कभी-कभी होने वाले टकराव के दिलचस्प पहलुओं को जानेंगे। और आखिर में हम भविष्य की राह यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, भारत का अर्धसंघीय ढांचा। हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर सरकार के 2 लेवल बनाए। एक नेशनल लेवल पर, जिसे हम संघ या यूनियन कहते हैं, और दूसरा राज्यों में। और इस दोहरी व्यवस्था की जड़ में है शक्तियों का बंटवारा। मतलब किसके पास क्या पावर होगी। सेंटर और स्टेट्स के बीच इस रिश्ते को 3 खास एरियाज में बांटा गया है: कानून बनाने की शक्ति, शासन चलाने की शक्ति और पैसों से जुड़ी शक्ति। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सवाल यह है कि यह पावर बैलेंस आखिर काम कैसे करता है? इसे 3 स्तंभों के जरिए तय किया गया है। पहला, विधायी यानी लेजिस्लेटिव पावर। दूसरा, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर। और तीसरा, वित्तीय यानी फाइनेंशियल पावर। देखिए, संविधान बनाने वालों ने कितनी सफाई से ये काम बांटा है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट। इसमें देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं जैसे डिफेंस, विदेश नीति। इन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। दूसरी, स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल मुद्दे हैं जैसे पुलिस, खेती। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस साफ बंटवारे के बाद भी कुछ खास हालात में सेंटर का पलड़ा भारी हो जाता है। जैसे अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर सेंटर और स्टेट दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो सेंटर का कानून ही माना जाएगा। इतना ही नहीं, इमरजेंसी जैसी स्थिति में तो संसद स्टेट लिस्ट के विषय पर भी कानून बना सकती है। अब बात करते हैं शासन चलाने की शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर की। यहां भी सहयोग पर ही जोर दिया गया है। राज्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो संसद के बनाए कानूनों को लागू करें। सेंटर भी राष्ट्रीय महत्व के मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है। और इन सबके बीच राज्यपाल सेंटर और स्टेट के बीच एक बहुत ही जरूरी संवैधानिक कड़ी का काम करते हैं। अच्छा, किसी भी रिश्ते में पैसा बहुत बड़ी चीज होती है ना? सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी यही हाल है। और यहीं पर एंट्री होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 की। इसके तहत फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग बनाया जाता है, जिसका काम है सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स से आए पैसे के बंटवारे की सिफारिश करना। पैसों का मामला अक्सर थोड़ा तनाव वाला होता है। संविधान में टैक्स के बंटवारे का सिस्टम तो है, लेकिन फिर भी अक्सर राज्यों को अपनी जरूरतों के लिए सेंटर से मिलने वाले फंड्स पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि जीएसटी काउंसिल जैसी संस्थाएं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जहां सेंटर और सभी राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। तो जाहिर है, जब 2 पावर सेंटर होंगे तो कभी-कभी टकराव भी होगा। तो ऐसे में क्या होता है? हमारे संविधान में सहयोग बढ़ाने और विवाद सुलझाने के लिए कुछ खास मैकेनिज्म्स भी दिए गए हैं। देखिए, विवादों को सुलझाने के लिए एक तरह का मल्टी लेवल सिस्टम है। जोनल काउंसिल्स हैं, जहां आस पड़ोस के राज्य मिलकर बात कर सकते हैं। अगर मामला ज्यादा गंभीर हो तो इंटरस्टेट काउंसिल है। और नदी के पानी जैसे कुछ खास झगड़ों के लिए तो अलग से ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाते हैं। अब देखिए, इमरजेंसी के टाइम पर तो पूरा खेल ही बदल जाता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भारत का फेडरल ढांचा लगभग यूनिटरी यानी एकात्मक बन जाता है। सारी की सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में तो सेंटर राज्यों के बजट और यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो आज के दौर में इस रिश्ते को कैसे देखा जा रहा है? आगे का रास्ता क्या है? चलिए आप समझते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को। आजकल फेडरलिज्म के 2 मॉडल एक साथ काम करते दिखते हैं। एक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सहकारी संघवाद।
इसमें सेंटर और स्टेट्स एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, जैसा हम जीएसटी काउंसिल या नीति आयोग में देखते हैं। दूसरा है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, यानी प्रतिस्पर्धी संघवाद। इसमें राज्य विकास के लिए एक दूसरे से होड़ करते हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में ऊपर आने के लिए। हमारा संविधान भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का संघ कहता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा संघ है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जो अटूट है, और यही हमारे आखिरी विचार की नींव है। तो आखिर में बात यह है कि ढांचा भले ही राज्यों का संघ हो, लेकिन वो चीज़ जो इसे जिंदा रखती है, जो इसकी आत्मा है, वो है सहयोग। भारत की तरक्की के लिए ये सहकारी संघवाद ही सबसे जरूरी है। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। भविष्य में राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच ये नाजुक संतुलन कैसे बना रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही भारत के आने वाले कल को तय करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।